अब इस सच को एक्सेप्ट कर लो और अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी का भाई और निहारिका का होने वाला पति हूँ। आहाना को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि विहान अकेले इतना बड़ा फैसला कर चुका है। उसकी बातें सुनकर आहाना की आंखें आंसुओं से भी भीग गई थीं। वो एकटक आदित्य को देखती रहती है, और जब आदित्य देखता है कि वो उसे ही एकटक देख रही है, तो आदित्य उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, शरीफ खानदान की लड़कियां एक नौजवान लड़के के कमरे में डोर लॉक करके नहीं बैठती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम रिश्ते की मर्यादा समझो और यहाँ से चली जाओ। आहाना बोझिल कदमों से उठती है और आदित्य से कहती है, तुम्हें पता है, मुझे हमेशा इसी बात से डर लगा रहता था कि कोई मेरे बहुत करीब आकर मेरी आंखों में अनगिनत ख्वाब सजाकर और वफा की बातें कर गए, कोई मेरा दिल ना तोड़ दे। इसी डर से मैंने कभी किसी से दिल नहीं लगाया। कभी कभी लगता था कि शायद मेरी सोच, मेरा डर सब कुछ गलत है, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरी सोच, मेरे डर को सही साबित कर दिया। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। एक हफ्ते बाद शादी थी। आदित्य और प्रियांशी तमिलनाडु आ गए थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रियांशी और विहान की शादी थी। मथुरे के पास बना आलीशान पैलेस रोशनी से नहाया हुआ था। सफेद और सुनहरे रंग के फूलों की सजावट, ऊंचे खंभों पर लिपटे रेशमी पर्दे, और हर कोने में शान और सुकून का मेल था। और तभी विहान चौधरी अपनी पूरी फैमिली और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर वहां पहुंचता है, तो आदित्य विहान को जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता। वो आगे बढ़कर विहान को उठा लेता है और फिर मंडप तक उसे उठाकर ही लाता है। दूर खड़ी प्रियांशी जब आदित्य को ऐसा करते हुए देखती है, तो वो मुस्कुरा देती है। एक रस्म के मुताबिक आदित्य को मंडप में विहान की पूरी फैमिली के पैर छूकर उन्हें गिफ्ट देना था। जब पंडित जी आदित्य से रस्म करने को कहते हैं, तो आदित्य विहान, उसके मम्मी पापा, दादी सभी के पैर छूकर उन्हें गिफ्ट भी देता है। और जब अहाना की बारी आती है, तो वो अहाना को भी गिफ्ट देता है। और जैसे ही उसके पैर छूने चलता है, तो अहाना अपने कदम पीछे कर लेती है और आदित्य को गिफ्ट वापस करते हुए कहती है, पहले ही आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब और मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकती। आदित्य जो उसका तंज समझ गया था, लेकिन पंडित जी और वहां खड़े सभी लोग उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, अगर आप गिफ्ट नहीं लेंगे तो ये रस्म अधूरी मानी जाएगी। दादी माँ आहाना को चुपके से इशारा करती हैं, तो आहाना आदित्य के हाथों से गिफ्ट ले लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पंडित जी, मैंने गिफ्ट ले लिया है, अब आप आगे की रस्में शुरू करें। और बेटा, पैर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रस्में तभी अच्छी लगती हैं जब दिल से निभाई जाएं, और वैसे भी आज की जनरेशन रीति रिवाज और रस्मों को कहाँ मानती है। थोड़ी ही देर में प्रियांशी जब पारंपरिक कांचीपुरम सिल्क की साड़ी पहने हुए मंडप की ओर बढ़ी, तो पल भर के लिए पूरा माहौल थम सा गया। सोने की जरी से सजी लाल साड़ी, माथे पर हल्का सा तिलक और आंखों में चमक लिए जब वो विहान के सामने आई, तो विहान अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसे इशारे में बताता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। विहान का इशारा देखकर प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर आदित्य की नजर जब अपनी बहन पर पड़ी, तो उसका सीना गर्व से भर उठा और वो मन में कहता है, थैंक यू प्रिंसेस, तुमने तुमने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया। कुछ ही देर में मंडप में वैदिक मंत्रों के साथ जब शहनाइयों की धुन गूंजी,
तो देश विदेश से आए मेहमान, बड़े नेता, उद्योगपति, सब एक पल के लिए सिर्फ एक भाई की मोहब्बत देख रहे थे, जिसने अपनी बहन की शादी को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदित्य ने खुद आगे बढ़कर कन्यादान के समय प्रियांशी का हाथ थामा। उसकी उंगलियों की पकड़ में ऐसा भरोसा था, मानो वो कह रहा हो, प्रिंसेस, जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। समुद्र की लहरों की आवाज, मंत्रों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच जब शादी पूरी हुई तो आसमान में आतिशबाजी खिल उठी। ये शादी सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि ये उस वादे की तरह थी जो आदित्य ने बचपन में अपने मम्मी पापा से किया था कि मेरी बहन की जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी, ना प्यार की और ना सम्मान की। सारी रस्में हो गई थी और अब विदाई का समय आ गया था। एक तरफ विहान जो मन ही मन बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ आदित्य की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। विहान जब उसे उदास देखता है तो बहुत मजाकिया लहजे में कहता है, भैया, आप अपनी बहन से पूछ लो, बाकी मुझे घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विहान की दादी माँ उसके कान पकड़ते हुए कहती है, आदित्य बेटा, इसे घर जमाई बना लो, बाकी मैं अपनी प्रियांशी बिटिया को लेकर दिल्ली जा रही हूँ। विहान अपनी बात पलटते हुए कहता है, भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं प्रियांशी को लेकर हर हफ्ते आऊँगा और फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ढूंढकर आपकी भी शादी करवा दूंगा। इस पूरे घर में बच्चों की लाइन लग जाएगी, जिससे आपको प्रियांशी की कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। आहाना विहान की बात सुन रही थी। आदित्य जब देखता है कि आहाना वहीं खड़ी है, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। प्रियांशी खुश होते हुए कहती है, सच भैया? हाँ प्रिंसेस, कौन है वो? मुझे भी उससे मिलवाइए। प्रिंसेस, तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो लड़की निहारिका है। प्रियांशी आगे बढ़कर आदित्य के गले लग जाती है और खुश होते हुए कहती है, भैया, मैं तो कब से निहारिका दी को अपनी भाभी बनाने के लिए परेशान हूँ, पर मुझे लगता था कि शायद आप निहारिका दी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए कभी भी मैंने आपसे नहीं कहा कि आप उनसे शादी कर लो। प्रिंसेस, एक हफ्ते बाद निहारिका अमेरिका से आ जाएगी और फिर तुम हम दोनों की शादी कर देना। आपको शायद पता नहीं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बिहान उसे छेड़ते हुए कहता है, खुश तो तुम आज बहुत होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारा परमानेंट हस्बैंड बन गया हूँ। सभी हंसने लगते हैं और फिर आदित्य नम आंखों से अपनी प्रिंसेस को विदा करता है। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और आहाना सारिका जी से ये कहकर तमिलनाडु में ही रुक जाती है कि उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो 1 घंटे बाद आएगी। आहाना की ये बात आदित्य सुन लेता है। विहान प्रियांशी को लेकर अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली आ जाता है। उधर आदित्य आहाना से मिलने के लिए उसके होटल जाता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है और तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए रुकी हो। आहाना कटाक्ष हंसी हंसते हुए कहती है, इस खुशफहमी में मत रहना कि आहाना तुम्हारी बेरुखी को देखकर भी तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगी, तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो? आहाना उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहती है, मुझे इससे मिलना है। आदित्य कार्ड को देखता है और कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना और किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेना जो तुम्हारे लायक हो। वो तो करूंगी ही, क्योंकि मैं रीति रिवाज और रस्मों के नाम पर जो अपनी खुशियों को कुर्बान करता हो, उसके लिए मैं आंसू नहीं बहाती। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और सोच भी पढ़े लिखे लोगों की तरह ही रखती हूँ। आहाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे खानदान में बहन बेटियों के ससुराल वालों का बहुत ऊंचा दर्जा होता है और जिस घर में बहन की शादी होती है,
उस घर से हम अपने खानदान के लिए बहू नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा करने पर बहन की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और मेरी वजह से मेरी बहन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए मेरी और तुम्हारी शादी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम किस जमाने में जी रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि मेरी बहन की खुशियाँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और आहाना उसे जाते हुए बस देखती रहती है। इधर चौधरी हाउस पूरी तरह से रोशनी से नहाया हुआ था। विहान प्रियांशी को लेकर चौधरी हाउस पहुंचता है तो उसका बहुत आलीशान तरीके से स्वागत किया जाता है। कुछ रस्मों के बाद ही विहान और प्रियांशी अपने कमरे में आ जाते हैं। इससे पहले भी प्रियांशी विहान के साथ इसी कमरे में रह चुकी थी, लेकिन उस समय ये कमरा उसे इतना अपना नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। विहान आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, पहले यकीन तो करने दो कि तुम अब सिर्फ मेरी हो और मैं शादी करके तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही खोए रहते हैं और फिर विहान धीरे से उसे खुद से अलग करता है और उसे गोद में उठाकर राउंड राउंड घूमते हुए कहता है, मन कर रहा है कि आज पूरी दुनिया को बता दूं कि आज सिर्फ तुम मेरी हो। विहान, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतारो। मेरी जान, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे रहते तुम्हें जरा सी भी खरोच नहीं आएगी। विहान, ये साड़ी बहुत हैवी है, प्लीज पहले मुझे इसे उतारने दो। वो उसे धीरे से नीचे खड़ा करता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी जान, ये काम करने के लिए मैं हूं ना। प्रियांशी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, दूर रहना, पास मत आना। क्यों भाई, क्यों? अब तो मुझे ये लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस भाई से मिला है, अभी मुझसे कहाँ मिला है, इसलिए दूर ही रहना। विहान प्रियांशी को परेशान करने के लिए कहता है, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आदित्य वरदाचन की बहन हो। डर गए ना मेरे भाई से? आदित्य दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, हाँ प्रियांशी, मैं सच में बहुत डर गया हूँ, इसीलिए अब मैं दूसरे कमरे में लेटने जा रहा हूँ। प्रियांशी दोनों हाथों से अपनी साड़ी संभालते हुए तेज तेज कदमों से विहान के पास आती है और कहती है, विहान, क्या मजाक कर रहे हो? तुम दूसरे कमरे में और मैं यहाँ, नींद थोड़ो ना आएगी। नहीं प्रियांशी, मैं तुम्हारे साथ कैसे लेट सकता हूँ? विहान, प्लीज नाटक मत करो और डोर लॉक कर लो। डोर अब तभी लॉक करूंगा जब तुम आंख मारकर मुझे परमिशन दोगी। बड़े बेशर्म हो तुम, सामने खूबसूरत बीवी हो तो बेशर्म बनना ही पड़ता है। वो डोर लॉक करता है और फिर प्रियांशी ने जितनी भी ज्वेलरी पहनी थी वो सारी निकाल कर अलग रख देता है और फिर डोरी को खोलते हुए उसकी बैग पर अपने ओठों को रख देता है। प्रियांशी कुछ समझ पाती इससे पहले ही विहान उसे कमर से पकड़ चुका था और अपने बहुत करीब करते हुए कह रहा था, यार पूरा बदन टूट रहा है, मन कर रहा है कि दिल को कुछ सुकून भरे पल नसीब हो जाए। विहान, तुम्हारा बदन टूट रहा है तो तुम कोई दवाई क्यों नहीं खा लेते? दवाई ही तो खाने जा रहा हूँ। ये कहते हुए विहान उसकी गर्दन को अपने ओठों से छू लेता है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हुए वो प्रियांशी को मदहोश करने लगता है। वो बड़े प्यार से सिल्क की साड़ी जिस पर सिर्फ सोने का वर्क था वो उतार देता है। प्रियांशी कुछ कहती है इससे पहले ही वो उसके लबों की नरमी को चुराने लगा था। वो कभी उसकी धड़कनों को छूता तो कभी उसकी नाजुकी को अपनी उंगलियों से महसूस करता। प्रियांशी के दिल को बेचैन करने लगा था। विहान की मोहब्बत में खोकर प्रियांशी एक अलग ही दुनिया की सैर करने लगी थी जिसमें सिर्फ विहान की मोहब्बत थी और ढेर सारा सुकून। समय धीरे धीरे बीत रहा था और विहान की शिद्दत वाली मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी।
पूरी रात विहान प्रियांशी को सोने नहीं देता है। सुबह के 4 बज गए थे और प्रियांशी गुस्से से उसके ऊपर कुशन फेंकते हुए कहती है, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यार प्रियांशी, मेरा तो दिल अभी भरा ही नहीं है। प्रियांशी उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, विहान, तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया है। अब कम से कम अब तो मुझे सोने दो। यार, शादी सोने के लिए थोड़ो ना होती है। अच्छा तो किसके लिए होती है? वो प्रियांशी का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, अभी बताता हूँ कि शादी किसके लिए होती है। प्रियांशी उसे धक्का देते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत मासूम लहजे में कहती है, तुम्हें पता है, अभी बस मैं केवल 21 साल की हूँ और तुम इतने बेरहम हो रहे हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी उम्र का लिहाज करोगे, लेकिन तुम तो ऐसे टूट पड़े मानो बरसों से बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। विहान उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी मेरी जान, अब से मैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव करूंगा। प्लीज आज के लिए मुझे माफ कर दो। माफी तभी मिलेगी जब तुम एक हफ्ते तक मेरे पास नहीं आओगे। वो थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, ठीक है, अब अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत अच्छी नहीं लगी तो मैं अब दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हाँ, तुम मत आना। मेरा मन करेगा तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहते हुए प्रियांशी कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो सुबह के 8 बज गए थे। वो जल्दी से रेडी होती है और नीचे दादी माँ और सारिका जी के पास आ जाती है। सारिका जी बताती हैं कि 2 दिन बाद उसे अपने भाई के साथ वापस मायके जाना होगा। विहान जब ये बात सुनता है तो वो मुंह बनाते हुए कहता है, मामा, शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और प्रियांशी को आप वापस उसके मायके भेज रहे हो। बेटा, ये रस्म होती है। कल आदित्य आएगा और ये लोग परसों चले जाएंगे। और फिर प्रियांशी कब आएगी? प्रियांशी मुस्कुराते हुए कहती है, पूरा 6 महीने बाद। विहान हकलाते हुए कहता है, क्या 6 महीने बाद? क्योंकि अब जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी तब मैं तमिलनाडु से वापस आऊंगी। तो ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। बिमला जी हंसते हुए कहती हैं, प्रियांशी बेटा, अपने इस जोरू के गुलाम को तुम जरूर साथ में ले जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना इसका गुजारा नहीं है। अगले दिन आदित्य आता है और प्रियांशी के साथ साथ वो पूरे घर के पांव छूता है। और जब अहाना के पैर छूने लगता है तो अहाना फिर अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, प्लीज आप मेरे पैर मत छुआ करिए, मुझे ये सारी नौटंकी अच्छी नहीं लगती। विहान थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, अहाना दी, आप भाई से कैसे बातें कर रही हैं? वहीं प्रियांशी को भी अहाना के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप रहती है। अहाना को दादी माँ और विमला जी से भी डांट पड़ती है। उमाकांत चौधरी अहाना से कहते हैं कि वो आदित्य से सॉरी बोले। अहाना को भी लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रूडली आदित्य से बात कर ली, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते प्रियांशी देख लेती है कि अहाना की आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। वो अपने मन में कहती है कि जब से मेरी शादी फिक्स हुई है उसी के बाद से अहाना दी कुछ बदली बदली सी लग रही है। कोई तो ऐसी जरूर बात है जिससे अहाना दी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। वो अपने भाई आदित्य के साथ दूसरे दिन पग फेरे के लिए अपने मायके चली जाती है, जहां वो पूरे एक हफ्ते आदित्य के साथ रहती है। निहारिका अमेरिका से आ गई थी, इसलिए प्रियांशी निहारिका के मम्मी पापा से मिलकर शादी की डेट फिक्स करने के लिए उनके घर जाती है। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई और निहारिका की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन पंडित जी जब दोनों की कुंडलियां आपस में मिलाते हैं तो मायूसी भरे शब्दों में कहते हैं कि अभी 6 महीने तक इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि निहारिका की कुंडली में दोष है और अगर ये शादी जबरदस्ती करवाई गई तो आदित्य को यह शादी फलेगी नहीं।
आदित्य कहता है, पंडित जी कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा। बेटा, मैंने हर तरफ से विचार करके देखा है, लेकिन 6 महीने तक तुम दोनों की शादी का कोई योग नहीं है। आदित्य अपने मन में कहता है, पंडित जी मैं 6 महीने तक बिना शादी के नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक आहाना उम्मीद लगाए बैठी रहेगी। मैं पहले ही उसका बहुत दिल दुखा चुका हूँ, अब और उसे दर्द में नहीं देखना चाहता। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, और अगर कहीं मेरा दिल मुझसे ही बगावत कर बैठा तो मैं क्या करूँगा। प्रियांशी मायूसी भरे लहजे में कहती है, कोई बात नहीं भाई, 6 महीने तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। वो दोनों वापस आ जाते हैं। वो पूरी एक हफ्ते तक आदित्य के साथ रहती है और इस बात को नोटिस करती है कि आदित्य बहुत उदास रहता है। पहले तो वो अक्सर टाइम निकालकर प्रियांशी के साथ बातें करता था, लेकिन अब हल्की फुल्की बातें करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता था। इनडायरेक्टली प्रियांशी ने कई बार उससे पूछा भी था कि भाई क्या कोई प्रॉब्लम है। हर बार वो मुस्कुरा कर जवाब देता, तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम मेरे बिना परमिशन के रह सकती है। वो मुस्कुराता तो था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी प्रियांशी को सच्ची नहीं लगती थी। प्रियांशी को सच्ची नहीं लगती थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए थे। प्रियांशी अहाना को वीडियो कॉल करती है तो उसे अहाना भी बहुत उदास नजर आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, आजकल सबके चेहरे लटके हुए हैं सिवाय मेरे और विहान के। तो अहाना झूठ बोलते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो तो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आदित्य वही सोफे पर बैठा था। प्रियांशी आदित्य की तरफ फोन बढ़ाते हुए अहाना से कहती है, आजकल आप दोनों आत्माएं बहुत दुखी लग रही हैं, इसलिए आप दोनों ही एक दूसरे से बात करें। आदित्य सोचता है कि कहीं प्रियांशी को शक ना हो जाए, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्रिंसेस। प्रियांशी तो वहां से चली जाती है और आदित्य अहाना से मुस्कुराते हुए कहता है, अहाना कैसी हो, ठीक हो, तुम्हारा एनजीओ कैसा चल रहा है, और अनाथ आश्रम के बच्चे कैसे हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। अहाना टॉन्ट मारते हुए कहती है, चलिए कम से कम आपको किसी की याद तो आई। मुझे तो लगता था कि आदित्य वरदाजन का दिल किसी को मिस नहीं करता। वो ये बात इतने दर्द भरे लहजे में कहती है कि आदित्य के दिल में बहुत बेचैनी होती है। वो अहाना को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अहाना, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। ये दिल है जो हर पल तुम्हें याद करता है और तुम्हारा होने के लिए बेकरार रहता है, लेकिन कुछ बंदिशें हैं जो मुझे तुम्हारा होने नहीं देती। आहाना एकटक आदित्य को देख रही थी और आदित्य आहाना को, दोनों एक दूसरे को देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब प्रियांशी आकर सोफे पर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगले ही पल यह सोचकर कि शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और मैंने जबरदस्ती उन दोनों को बात करने के लिए कह दिया है, शायद इसीलिए वो दोनों शांत एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रियांशी आदित्य के हाथ से फोन ले लेती है और अहाना से बात करने लगती है। 3 दिन बाद प्रियांशी आदित्य के साथ दिल्ली वापस आ जाती है। आदित्य का दिल्ली में 4 दिन का सेमिनार था, इस वजह से उसे दिल्ली में ही रुकना था। और यह बात जब उमाकांत चौधरी को पता चलती है तो वह आदित्य को होटल में रुकने से मना करते हैं और रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, बेटा पहले की बात दूसरी थी, अब तो तुम हमारी बहू के भाई हो, इसलिए अगर आप मेरे घर पर रहोगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन आदित्य बहुत प्यार से उन्हें मना करते हुए कहता है कि उसकी कई मीटिंग लेट नाइट होटल में होंगी, जिस वजह से उसका आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ, पर जैसे ही वो फ्री होगा वो उन लोगों से मिलने जरूर आएगा। उमाकांत चौधरी उसकी मीटिंग शेड्यूल से अच्छी तरह से परिचित थे, इस वजह से वह उसे होटल में रुकने की परमिशन दे देते हैं।
आदित्य का तो बहुत मन था कि वो प्रियांशी के घर पर रुके, लेकिन सिर्फ अहाना की वजह से वो वहां पर नहीं रुकता है और अपने होटल आ जाता है। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए थे और आज संडे का दिन था। प्रियांशी और विहान ने मिलकर आज वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया था। विहान ने आदित्य, अहाना और अपनी मॉम से जब चलने को कहा, तो उसकी मॉम जाने से इसलिए मना कर देती हैं कि अगर वो भी साथ जाएगी तो विमला जी घर पर अकेली रह जाएंगी। विमला जी जब ये बात सुनती हैं तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरी बहू तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू बन गई है और ये चमत्कार मेरी बहू की वजह से हुआ है। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अहाना जब एनजीओ का बहाना करती है तो प्रियांशी बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा देती है और कहती है, दी, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। वो सब आदित्य की गाड़ी से जा रहे थे और आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। विहान प्रियांशी के साथ पीछे बैठ जाता है और आहाना से कहता है कि आपको तो पता है कि मुझे अपनी बीवी के बिना चैन नहीं है, इसलिए प्लीज आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। आहाना ना चाहते हुए भी आगे की सीट पर बैठ जाती है। विहान और प्रियांशी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और आपस में बातें करने में इतने खोए थे कि आगे अहाना और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है उन दोनों को कोई खबर ही नहीं थी। अहाना बिना सीट बेल्ट लगाए गुस्से में बैठी थी और आदित्य गुस्से से कह रहा था, सीट बेल्ट लगा लो, मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। वो अकड़ती हुई बोली, नहीं लगाऊंगी, जो करना है कर लो। वो भी इशारों ही इशारों में कहता है कि जो कह रहा हूँ वो मेरी बात मानो। अहाना जब देखती है कि आदित्य कुछ ज्यादा ही कह रहा है, तब तो वो और भी ज्यादा जिद पर अड़ जाती है और अपने कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। आदित्य पीछे की तरफ देखता है तो विहान और प्रियांशी आपस में बातें करने में लगे हुए थे। इस बात का फायदा उठाते हुए आदित्य अहाना की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिस वजह से वो अहाना के बहुत करीब हो जाता है। एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करके उन दोनों का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। तभी प्रियांशी कहती है, क्या हुआ भाई? आदित्य जल्दी से अलग होते हुए कहता है, वो सीट बेल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अभी सब ठीक है। आदित्य जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी दूर पहुंचता है कि तभी आहाना उसकी तरफ देखते हुए सीट बेल्ट हटा देती है। आदित्य जब आहाना को सीट बेल्ट हटाते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रियांशी की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। थोड़ी देर में वो दोनों वाटर पार्क पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर प्रियांशी तो बहुत खुश थी। वो चहकते हुए विहान से कहती है, विहान, पता है, मैं और भाई अक्सर इन वाटर स्लाइडर पर खूब मजे करते थे। विहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ये गोल गोल घूमती हुई स्लाइडर में जाने पर डर नहीं लगता? आदित्य हंसते हुए कहता है, वो मेरी बहन है, उसकी डिक्शनरी में डर शब्द नहीं है। तुम्हें पता है, जब वो फिफ्थ क्लास में पढ़ती थी तब पहली बार उसने इन स्लाइडर में जाने की जिद की थी और तब मैंने इसे एक छोटी सी वाटर स्लाइड में भेजा था। मुझे लगा था कि ये डर जाएगी, इसलिए मैंने इसके साथ में अपनी मेट को भी भेजा था। जब स्लाइड से ये बाहर आई तो मेट का डर से बुरा हाल था और मेरी प्रिंसेस उछलती हुई कह रही थी, भैया, आज तो मुझे बहुत मजा आ गया। तभी विहान कहता है, और एक मेरी ये आहाना दी है, जिन्हें तो ये वाटर स्लाइड देखकर ही बेहोशी आने लगती है। देखो अभी भी कितनी दूर इन वाटर स्लाइडों से ये खड़ी हैं। आदित्य आहाना की तरफ देखता है तो आहाना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रियांशी अहाना का हाथ पकड़कर एक ऐसी स्लाइड के पास लाती है जो ऊपर से नीचे तक गोल गोल घूमती हुई किसी अजगर जैसी लग रही थी। वो उसे दिखाते हुए कहती है, दी, मेरे साथ इस स्लाइड के अंदर चलो,
देखना बहुत मजा आएगा और आपका सारा डर भी छू मंतर हो जाएगा। आदित्य थोड़ा डांटते हुए प्रियांशी से कहता है, प्रिंसेस अहाना को डर लगता है तो तुम उसे स्लाइड के अंदर जाने को क्यों कह रही हो? भैया, एक बार दीदी इसके अंदर जाएंगी तो फिर उनका मन बार बार इसके अंदर जाने को करेगा। प्रिंसेस तुम्हें जाना है तो जाओ, अहाना को उसमें जाने के लिए फोर्स मत करो। प्रियांशी हल्की नाराजगी दिखाते हुए धीरे से कहती है, भैया आप भी डरपोक हो और अहाना दीदी भी। वो विहान से कहती है, मैं तो इस स्लाइड के अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। प्रियांशी उस वाटर स्लाइड के अंदर चली जाती है और फिर थोड़ी ही देर में विहान भी उसके अंदर चला जाता है। आदित्य अहाना से कहता है, चलो हम लोग नीचे चलते हैं, तुम जाओ, मुझे स्लाइड के अंदर जाना है। क्या? मुझे भी स्लाइड के अंदर जाना है, तो चलो, उस तरफ छोटी छोटी वाटर स्लाइड है, हम वहां चलते हैं। नहीं, मुझे तो इसी वाटर स्लाइड में जाना है। आदित्य घूर कर उसे देखता है और कहता है, सीधी तरीके से, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि तुम इस स्लाइड के अंदर नहीं जाओगी। तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मेरा मन है और मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहते हुए वो उस वाटर स्लाइड के अंदर चली जाती है। आदित्य जब उसे अंदर जाते हुए देखता है तो वो भी जल्दी से उसी वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। अहाना उस वाटर स्लाइड में आ तो गई थी, लेकिन डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही चीखने वाली होती है कि तभी आदित्य अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ से पकड़ लेता है। अहाना की जान में जान आती है। वो कहता है, बिल्कुल भी डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो जब उसकी आवाज सुनती है तो गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आए? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं मरूं या चाहे जिंदा रहूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ मरने के लिए आई हो? हाँ, अब जीने का मन नहीं करता। आदित्य उसे और भी कसकर पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार, आज के बाद अगर ये बात कही, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मेरी मजबूरी है। वो दर्द भरे लहजे में कहती है, आदित्य, क्या रस्में और खानदान की परंपराएं मेरे प्यार से बड़ी हैं? वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी वो दोनों फिसलते हुए पूल में आकर गिर जाते हैं। आदित्य अहाना की तरफ देखते हुए कहता है, आज तो ये बेवकूफ़ी की है, आज के बाद कभी मत करना। लाइफ में जो कुछ भी चाहा जाए वो सब मिले, ये जरूरी तो नहीं होता। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर क्या करूँ, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरा दिल तुम्हें भूल नहीं पाता। मन करता है कि या तो तुम मुझे मिल जाओ या फिर मैं खुद को खत्म कर दूं। वो तड़पते हुए कहता है, अहाना, यार ऐसा कोई कदम मत उठाना। अहाना की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और पूल से बाहर आ जाती है। दूर खड़ी प्रियांशी आदित्य और अहाना को बात करते हुए देख रही थी। वो भागती हुई विहान के पास आती है और कहती है, विहान, भैया और दीदी कुछ तो हम लोगों से छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? पता नहीं, पर मैं पता ज़रूर लगा कर रहूँगी। वो अहाना के पास आती है तो अहाना की रोई हुई आँखें और आदित्य के उदास चेहरे को देखकर मन में कहती है, 100% आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। आदित्य तो अपने होटल चला जाता है और अहाना अपने कमरे में। प्रियांशी जब अपने कमरे में आती है तो विहान उसे बाहों में भरते हुए उसके होठों पर झुक जाता है और उसे बहुत शिद्दत से प्यार करने लगता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत निछावर करते रहते हैं। और जब कुछ देर बाद दिलों का तूफान शांत होता है तो प्रियांशी विहान को बताती है कि आज अहाना दी पूल में रो रही थी। विहान को यह सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहता है, मैंने तो आज तक अहाना दी को रोते हुए नहीं देखा, फिर आज उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है?
प्रियांशी कहती है, विहान तुम यहीं कमरे में रहो, मैं देख कर आती हूँ कि इस समय आहाना दी क्या कर रही हैं। प्रियांशी नीचे आहाना के कमरे में आती है। अहाना सो रही थी। उसके फोन पर लगातार कॉल आ रही थी। फोन साइलेंट मोड पर होने के कारण उसे रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। प्रियांशी धीरे से फोन उठाती है और जब उस नंबर को पढ़ती है तो खुद से कहती है, भाई रात के 12 बजे दीदी को कॉल क्यों कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद उसका फोन मिल नहीं रहा होगा, इसीलिए उसका भाई अहाना के पास कॉल कर रहा है। यही बात सोचकर वो जैसे ही फोन रिसीव करती है तो उधर से आदित्य की गुस्से भरी आवाज आती है, अहाना तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हें कॉल पर कॉल कर रहा हूँ और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। यार प्लीज अब कुछ तो बोलो। आदित्य की बात सुनकर प्रियांशी कुछ नहीं बोलती है तो आदित्य गुस्से से कहता है, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हो। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से, पर मैं क्या करूं। मैं चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। आदित्य की ये बात सुनकर प्रियांशी समझ जाती है कि उसकी अहाना दी और उसके भैया इतने दिनों से क्यों उदास थे। और आज स्कूल में जब वो आदित्य भैया से बात कर रही थी तो वो रो क्यों रही थी। वो अहाना की उन बातों को याद करती है जब अहाना ने उस लड़के के बारे में प्रियांशी को बताया था। वो उन सारी बातों को एक कड़ी की तरह जोड़ती है और फिर अपने आप को डांटते हुए कहती है, प्रियांशी तुम इतनी जरा सी बात को क्यों नहीं समझ पाई। और तभी उसे आदित्य की मजबूरी वाली बात भी समझ में आ जाती है। वो फोन साइलेंट मोड से हटा देती है और फिर फोन को वहीं रखकर अपने कमरे में आती है और विहान को सारी बात बताती है। विहान भी कहता है, हाँ वो जो उस दिन मास्क और चश्मा लगाकर लड़का आया था वो कोई और नहीं आदित्य भैया ही थे। इसका मतलब अहाना दी और भैया एक दूसरे को पहले से जानते थे। विहान और प्रियांशी को उस रात बहुत मुश्किल से नींद आती है। अगली सुबह अहाना प्रियांशी के कमरे में आती है और बताती है कि वो 1 महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रही है। प्रियांशी उसे गले से लगा लेती है और कहती है, दी गोवा तो आप जाएंगे लेकिन अपने दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि आप अपने हस्बैंड के साथ। वो हंसते हुए कहती है, भाभी आप भी ना ख्याली पुलाव बहुत अच्छा पका लेते हो। आपको पता है ना कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। क्यों, वो जालिम खड़ूस सन के नेता तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मेरे भैया भी थोड़ा जालिम थोड़ा खड़ूस और थोड़ा सन के नेता है। अगर आपको वो अच्छे लगे तो मैं उनसे आपकी शादी करवा दूं। वो ये बात कह ही रही थी कि तभी वहां सारिका जी आ जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं, आज लग रहा है कि नंद भाभी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मॉम शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अहाना दी ने किसी को पसंद कर लिया है। किसी है कोई बड़ा हैंडसम चार्मिंग और ऐसा जो अपनी बहन की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान करने चला था। अहाना तो बहुत ध्यान से प्रियांशी को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या प्रियांशी भाभी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। तभी प्रियांशी हंसती हुई कहती है, अहाना दी क्या आप अगर मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तभी नौकर वहां आता है और कहता है कि नीचे आदित्य साहब आए हुए हैं। प्रियांशी और सब लोग नीचे ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। प्रियांशी अपने भाई के गले लगते हुए कहती है, भैया आज ना तो आपको चाय मिलेगी और ना कॉफी, बस सीधा मुद्दे की बात होगी। विमला जी प्रियांशी को थोड़ा डांटते हुए कहती हैं, प्रियांशी ये तुम आदित्य से कैसी बातें कर रही हो। अब दादी माँ, अगर मेरे भैया मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगे तो थोड़ा तो मुझे सख्त होना ही पड़ेगा। प्रिंसेस मैंने तुम्हें कौन सी बात नहीं बताई। अब सारी बातें छोड़िए, बस मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है और आपको उससे कल ही शादी करनी है। प्रिंसेस मैं निहारिका से 6 महीने बाद शादी कर रहा हूँ ना। प्रियांशी हल्का सा मुंह बनाते हुए कहती है,
भैया, अब मेरी पसंद बदल गई है, इसलिए अब मैं आपकी शादी निहारिका से नहीं, बल्कि अपनी अहाना दी से करवाऊंगी। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं अपना रिश्ता विहान से तोड़ दूंगी और वापस आपके साथ तमिलनाडु चली जाऊंगी। आहाना और आदित्य बस एकटक प्रियांशी को देख रहे थे और फिर आदित्य कहता है, प्रिंसेस, तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई, दुनिया की कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि अगर आप मेरी नंद से शादी करेंगे तो मेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। प्रिंसेस, तुम जानती हो कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, और अगर कोई जानबूझकर ऐसी गलती करना चाहता है तो उसकी बहन का घर संसार सुखी नहीं रहता। भैया, सब बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाया हुआ ये एक भ्रम है, बस, और कुछ नहीं। सुख दुख नसीबों की बात होती है, और यहाँ जितना जिसके नसीब में होता है उतना जरूर मिलता है। विमला जी और सारिका जी बहुत हैरानी भरी नजरों से प्रियांशी को देख रही थीं। तो प्रियांशी उन लोगों को सारी बात बताती है और कहती है कि आहाना दी और आदित्य भैया मेरी शादी से बहुत पहले मिले थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लेकिन मेरी शादी के बाद आदित्य भैया ने अहाना दी को शादी करने से मना कर दिया, और रीजन यही था कि हमारे खानदान में बेटी के ससुराल वालों को बहुत पूजनीय माना जाता है। विमला जी आगे बढ़कर कहती हैं, बेटा, होता तो मेरे यहाँ भी यही है, लेकिन जहाँ दो दिल आपस में मिल चुके हों वहाँ इन सब बातों के बारे में सोचा जाए, ये जरूरी नहीं होता। भैया, आपसे ज्यादा मॉडर्न और खुले विचारों की तो मेरी दादी माँ है, जो इतनी आसानी से मान गई, और एक आप हैं कि अभी तक चुपचाप खड़े हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि सिर्फ मन का भ्रम है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको कुछ पता ही ना चलता और आप अहाना दी से शादी कर लेते, तो क्या सब जानने के बाद आप अहाना दी को छोड़ देते? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस, शादी के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हो। अब मैं आपसे तभी बातें करूंगी जब आप बारात लेकर मेरी दीदी को लेने आएंगे। उससे पहले मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, और ये मेरी जिद है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जिद की कितनी पक्की हूँ। जिद किया था, इसीलिए आपके उस लग्जरी पिंजरे से भागकर यहाँ आ गई थी। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बार भी यहाँ से भागकर कहीं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। विहान अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, जीजा जी, मान जाइए ना। आपको तो पता है ना कि आपकी बहन कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है। मुझे ब्लैकमेल करके 1 महीने तक मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा था, और अब अगर ये मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, और मैं क्या करूंगा? जीजा जी, प्रियांशी विहान की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, विहान माय लव, आई प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। आज से तुम इन्हें जीजा जी ही कहकर बुलाना। तुम इन्हें जीजा जी बुला रहे हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम भी दूंगी। सभी हंसने लगते हैं। आहाना शर्माते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में पंडित जी आ जाते हैं और शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं। उन दोनों की कुंडलियां भी बहुत अच्छी तरह से मिल गई थीं, और फिर पंडित जी 3 दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं। शादी वाले दिन अहाना जब रेड कलर का डिजाइनर लहंगा पहनकर आदित्य के सामने आती है, तो आदित्य मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। वो धीरे से कहती है, तुम मुझसे बात भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी बहुत नाराज हूँ। डोंट वरी, रात में सारी नाराजगी मैं तुम्हारी दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें पास आने ही नहीं दूंगी, और मैं शरारतें इतनी करूंगा कि तुम्हें पास आने के लिए मजबूर कर दूंगा। आदित्य के इस बात पर आहाना का दिल जोर से धड़का था और उसके गाल गुलाबी हो गए थे।
सिंदूर, मंगलसूत्र और कन्यादान की पवित्र रस्मों के साथ ही अहाना और आदित्य शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। प्रियांशी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं विहान आदित्य से कह रहा था, जीजाजी, वैसे तो आपके साथ रहकर मैं जान गया हूँ कि आप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हैं, लेकिन मीडिया और लोगों से सुना है कि आप जब चाहें, जिसे चाहें, जहाँ चाहें वहां से उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा मेरी दीदी का ध्यान रखना। वैसे वो भी किसी से डरती नहीं है, या फिर यूं समझ लो कि खतरनाक वो भी कम नहीं है। इसलिए थोड़ा उनसे संभल कर रहना। आदित्य हंसते हुए कहता है, तुम मुझे सलाह दे रहे हो या चेतावनी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस रूप में लेंगे। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर विदाई के समय अहाना प्रियांशी को गले लगाकर कहती है, भाभी, थैंक यू। सिर्फ आपकी बदौलत आज मुझे मेरा प्यार मिला है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रियांशी हंसते हुए कहती है, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि आपकी नंद आपके साथ ही चल रही है, और वो भी लड़ाई करने के लिए। और फिर विहान और प्रियांशी भी अहाना और आदित्य के साथ तमिलनाडु आ जाते हैं, जहां प्रियांशी और विहान मिलकर उन दोनों का घर में वेलकम करते हैं। थोड़ी चटपटी बातें और रस्मों के बाद प्रियांशी अहाना को आदित्य के कमरे में ले जाती है और शरारती लहजे में कहती है, भाभी, अगर डर लग रहा हो तो मैं भी यही सो जाऊं। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है, तो वो प्रियांशी से हंसती हुई कहती है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपका सन की नेता, आपका दीवाना आपके पास आ रहा है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। आदित्य कमरे में आता है तो फूलों की खुशबू से उसका मन महकने लगा था। तभी बेड पर बैठी अहाना को देखकर वो डोर लॉक कर लेता है और कहता है, सोचा नहीं था कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने की तमन्ना मेरी पूरी हो जाएगी, और अब जब पूरी हो गई है तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो धीरे से अहाना के पास आता है और बड़े प्यार से उसकी दोनों हथेलियों को चूमते हुए कहता है, माय लव, यू आर सो ब्यूटीफुल। अहाना थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही मुझे नींद आ रही है, नींद चुराना मुझे आता है। इतना कहते हुए वो उसकी बंद पलकों पर अपने ओंठ रख देता है और फिर उसके गुलाबी गालों को स्पर्श करते हुए बड़े मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, अब नींद तो तुम्हें हर रात नहीं आएगी, क्योंकि हर रात इस कमरे में मोहब्बत की बारिश होगी। आदित्य की उंगलियां अहाना के पूरे वजूद पर धीरे धीरे फिसलने लगी थीं, तो अहाना शर्माते हुए आदित्य की बाहों में आ गई। वो उसके कान के पास धीरे से बोला, कहा था ना कि कुछ ऐसी शरारतें करूंगा कि तुम खुद ब खुद मेरी बाहों में आ जाओगी। वो अहाना के ओठों पर झुकता हुआ उसकी धड़कनों के बहुत करीब आ गया था। उसने धीरे से अहाना को हर बंधन से आजाद किया और उसकी धड़कनों को अपने ओठों से छूते हुए उसे एक बार में ही अपने बहुत करीब कर लिया, और फिर कुछ इस तरह से उसे समेटा कि उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली, जिसे सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कान बिखर गई। वो बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा था, अभी तो बस ये शुरुआत है, सफर तो मोहब्बत का बहुत लंबा है। वो रात अहाना और आदित्य के लिए बहुत शानदार थी। उन दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया था, और फिर अगले ही दिन आदित्य अहाना को लेकर हनीमून के लिए मालदीव चला जाता है, जहां वो अहाना से दिन रात प्यार करता है। इधर प्रियांशी और विहान भी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जहां 15 दिन तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहते हैं। 15 दिन बाद जब प्रियांशी दिल्ली वापस आती है, तो विहान उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है। वो मेडिकल की पढ़ाई करने लगती है। आदित्य और अहाना भी तमिलनाडु आ गए थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए थे और अहाना और आदित्य की एक छोटी सी बेटी इस दुनिया में आ गई थी, जिसे प्रियांशी बहुत प्यार से प्रिंसेस कहकर बुलाती थी। प्रियांशी की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अब वो एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी।
विहान एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन गया था और उमाकांत और सारिका जी अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखकर फूले नहीं समा रहे थे। और फिर इस तरह से आदित्य और अहाना, प्रियांशी और विहान अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश, प्यार भरे दिन बिताने लगते हैं। दोस्तों, कहानी का ये अंतिम भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई लव स्टोरी में।